हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक पवार आपका स्वागत करता हूं। आज से हम शुरू कर रहे एक नई सीरीज जिसमें हम इंग्लिश के PYQs को यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंग्लिश सेक्शन से हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो टॉपिक मैं पहले ले रहा हूं वो है हमारा कॉमन एरर्स का। ठीक है, इस सीरीज में हम कॉमन एरर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कम से कम 10 क्वेश्चंस हर वीडियो में हम कवर करें। और मैं केवल आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस पार्ट में एरर है और ये इसका आंसर है, बल्कि साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, या यूं कह लीजिए कि वो बेसिक रूल क्या है जिसके बेसिस पे हम उसमें एरर ढूंढ पाए। ठीक है, देखिए, जब नाउन चैप्टर हम पढ़ रहे होते हैं, सपोज दैट नाउन चैप्टर हमने पढ़ा, उसके एक्सरसाइज जब हम कर रहे होते हैं तो हमें इतना मालूम होता है कि भाई हमें सिर्फ नाउन को ही कंसीडर करना है, तो नाउन को ही देख रहे होते हैं। और वहां पे अगर हम तुक्का भी मार दें, एक बार के लिए अगर हम तुक्का भी मार दें तो उसका आंसर निकालना हमारे आसान होता है। मैंने जब ऑफलाइन में भी पढ़ाया, पहले भी मैं पढ़ाता था, मैंने इस चीज को बड़ा महसूस किया कि जब नाउन पढ़ा हमने, एक्सरसाइज मैंने कराई तो बच्चों ने आराम से कर दी, सभी लोग आंसर कर रहे होते थे, क्योंकि अभी चैप्टर पढ़ा है, नाउन को ही देखना है केवल। फिर प्रोनाउन पढ़ा, एक्सरसाइज कर रहे थे तो बच्चों को दिमाग में मालूम होता था, ये उनके दिमाग में पहले से होता था कि भाई केवल प्रोनाउन देखने हैं, उनमें कहीं एरर होगा। अब अगर पूरे सेंटेंस में केवल एक ही प्रोनाउन है तो तुक्का मार के कहते कि इसमें एरर है, और उनका सही हो जाता था। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहाँ ये थोड़ी कहेंगे कि भैया इसके नाउन चेक करो या इसका प्रोनाउन चेक करो और बताओ एरर है कि नहीं, है ना। वहां तो मिसलेनियस आएगा, सारा मिला जुला आएगा। तो जब मिली जुली प्रैक्टिस होती थी, वही स्टूडेंट जो आगे बढ़ बढ़ के आंसर कर रहे होते थे, अब वो ऐसे बैठे चुपचाप, उनको मालूम नहीं है, इधर उधर देख रहे। असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें रूल याद नहीं है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्रैक्टिस उतनी नहीं है। एक एक चैप्टर की अलग प्रैक्टिस करने से एग्जाम में ना तो कॉन्फिडेंस आता एरर को ढूंढने का, और ना ही हो पाते हैं। देखो, कॉन्फिडेंस कितना भी आ जाए, वहां पे आप गलती ही करके आओगे। तो मेन बात यह है कि आपकी आंखें चारों तरफ खुली रहनी चाहिए। सेंटेंस को पढ़ रहे हो, पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखो, और हर एक शब्द को जब पढ़ रहे हो तो उस शब्द से रिलेटेड रूल्स को याद करने की कोशिश करो कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिख रहा है तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको पॉजिटिव केस दिख रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि वो केवल पर्सन्स के लिए यूज होता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए होगा, पर कॉमन एरर्स जिस जिस भी टेस्ट में पूछे जाते हैं सबके लिए कैसा रहेगा, रेलिवेंट रहेगा ये सीरीज। आज हमारी क्लास 1 है, तो पहले क्वेश्चन से चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज, यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। देखिए, अब यहां पे हमें क्या चीज ध्यान देनी है, किस रूल को याद करना है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ईदर दिया हुआ है, अब आप इसे ईदर पढ़ लो या आइदर पढ़ लो, या फिर इसी का जो नेगेटिव होता है वो होता है नीदर। तो ईदर के साथ हमेशा क्या आएगा, और आएगा। ईदर के साथ कंजंक्शन क्या लगेगा, और लगेगा। और नीदर, क्योंकि ईदर का नेगेटिव है तो फिर यहाँ पे कंजंक्शन और का नेगेटिव लगेगा, यानी कि नोर लगेगा। ठीक है, समझ में आई बात। अगर ईदर आया है तो आप और लगाएंगे, और नीदर आया है तो नोर लगाएंगे, यानी कंजंक्शन ये यूज हो रहे होते हैं। यहां देखो, यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। अब कंजंक्शन आना चाहिए था, और लगा दिया क्या है, एंड। तो यानी कि इसके इस पार्ट में, यानी कि सी पार्ट में एरर है। ठीक है, होना क्या था, इधर के साथ और आना था, और हमें क्या दिया हुआ है,
एंड दिया हुआ है, तो इसका सी पार्ट कैसा है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, वर्ब्स को अगर हम डिवाइड करें तो जब वर्ब्स चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि भी 4 तरह की वर्ब्स होती है। दे आर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स। लेकिन अगर थोड़ा सा वास्ट सा हम इनका कैटेगराइजेशन करें तो ये होती है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ये जो नॉन फाइनाइट होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, पार्टिसिपल्स, जेरेंड और इन्फिनिटिव। इसमें से जो इन्फिनिटिव होते हैं, अब इस पे ध्यान देना हमें, क्योंकि ये जो एरर आया है वो इन्फिनिटिव से रिलेटेड है। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है आपका टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर आप टू लगा रहे हैं तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव बन जाएगा। और किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है कि टू के बाद आप क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहां पर एक स्ट्रक्चर ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा, टू इफेक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। अब देखिए, जो इन्फिनिटिव होता है, जैसे कि मैं कहता हूं टू स्विम, तो इसका मतलब क्या होता है? तैरना। ठीक है, तैरना। तैरना का मतलब तैरने का जो एक्शन है उसका नाम जो है वो हो गया टू स्विम। और इफेक्ट जो होता है, ये जो शब्द है इफेक्ट, अब ध्यान दो, एक शब्द होता है इफेक्ट और एक इसी के जैसा आपने शब्द पढ़ा होगा अफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट जो होता है ये आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है प्रभाव। इसका मतलब क्या होता है? प्रभाव या असर। अफेक्ट जो होती है आपकी वर्ब होती है और इसका मतलब होता है प्रभावित करना। प्रभावित करना। अब जरा सेंस को समझो कि जो न्यू टैक्सेशन रेट्स हैं, कौन सी टैक्सेशन रेट्स? दैट आर अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस की गई है, आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। मतलब जो एक्सपोर्ट सेक्टर है ना, उसको प्रभावित करते हुए महसूस हो रही है। तो यहाँ प्रभाव नहीं आएगा, प्रभावित करना होगा, क्योंकि टू के बाद क्या आना चाहिए था? वर्ब आनी चाहिए थी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, है ना। और इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट तो वर्ब ही नहीं होती, इफेक्ट तो नाउन होता है। आना क्या चाहिए था? अफेक्ट आना चाहिए था। लगा क्या दिया है? इफेक्ट लगा दिया है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग लगभग एक जैसा सही होता है। अब इफेक्ट अफेक्ट देखने में सेम सही लग रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इनके ग्रामेटिकल प्रोफाइल में। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होता है समझो जरा। अगर मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं ग्रामेटिकल प्रोफाइल, तो इसका मतलब क्या है? ग्रामेटिकल प्रोफाइल का मतलब यह है कि किस पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है ना। अगर मान लो मैं कह रहा हूं इफेक्ट नाउन है, तो नाउन क्या है? इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल है। जब मैं कह रहा हूं कि अफेक्ट वर्ब है, तो वर्ब क्या है? इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल है। ठीक है, तो कई बार हमें ग्रामेटिकल प्रोफाइल पता नहीं होता और हम कोई भी शब्द यूज कर लेते हैं, जैसे कि इस कंडीशन में किया गया। इफेक्ट हमने ऐसे यूज कर लिया जैसे इसका मतलब होता हो प्रभावित करना, जबकि इसका मतलब होता है प्रभाव। तो वो इस सेक्टर को प्रभावित करेगी, इस सेक्टर पे उसका प्रभाव है। और वैसे भी देखो स्ट्रक्चर को देखो, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, तो एटलीस्ट ये वर्ब तो होता, तभी तो लगाते। ये तो वर्ब ही नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे? इफेक्ट की जगह अफेक्ट आएगा। क्या आएगा? अफेक्ट। यानी इसके भी कौन से
सी पार्ट में ही एरर है, ठीक है। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी। चलिए आगे। These days job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s. Okay. देखिए कंपैरिजन के लिए अगर कभी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन के लिए होता क्या है, अगर कंपैरिजन कैसा हो, इफ कंपैरिजन इज बिटवीन टू, तो हमने पढ़ा है कि क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है। लेकिन जरा ध्यान देना, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? जब आप दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, मुझे एक बात आप बताइए, सोचिए जरा। अगर आपने दो लोगों को कंपेयर किया तो क्या पॉसिबिलिटी है? पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि उन दोनों में से कोई एक, जिस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे आपने कंपेयर कर रहे हैं, सपोज दैट कि आप ईमानदारी के बिहाफ पे क्या कर रहे हैं, जांच रहे हैं दो लोगों को। आप कहना चाह रहे हैं कि ये दो लोग हैं और हमें ईमानदारी के बेसिस पे इन्हें जांचना है। तो दो पॉसिबिलिटी है। क्या हो सकता है? उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति ज्यादा ईमानदार हो, ज्यादा ऑनेस्ट हो, और हो सकता है दोनों के दोनों बराबर ऑनेस्ट हो। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज आप तब करते हैं जब आप किसी एक को किसी गुण के आधार पे बढ़कर बता रहे होते हैं। कैसे बता रहे होते हैं? बढ़कर बता रहे होते हैं। और अगर दो लोगों को एक ही डिग्री एक ही क्वालिटी पे आप चेक कर रहे हैं और आप दोनों को बराबर दिखाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपको मालूम है कि भाई ये इसके जितना तो होशियार नहीं है। मान लो दो बच्चों की होशियारी जांची जा रही है। अब एक लड़का दूसरे के बराबर होशियार नहीं है, पता चल रहा है, लेकिन आपको ये भी नहीं मालूम कि वो ज्यादा होशियार है या कम होशियार है। समझ पा रहे हैं कंडीशन को? भाई एक लड़का है ए, वही एक लड़का है बी। समझो, मुझे मालूम है कि ए बी के बराबर होशियार है, पहली कंडीशन। मान लो अगर मैं ज्यादा नहीं दिखा रहा तो मैं बराबर दिखाना चाह रहा हूं। तो जब मैं बराबर दिखाना चाह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि भैया एग्जैक्ट बराबर है ना। जब मुझे पता है कि ए बी से ज्यादा होशियार है या ईमानदार है तो मैं कंपैरेटिव डिग्री लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं कहना चाह रहा हूं कि नहीं भैया होशियार ज्यादा नहीं है ना, एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, तो मुझे ये मालूम है कि ये इसके बराबर है, तो मैं क्या कहूंगा? एज का यूज करूंगा। और यहां पे जो बीच में आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री आएगी। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। हमेशा ध्यान देना है कि एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, ना बल्कि कंपैरेटिव डिग्री। क्यों? क्योंकि आप उनको कंपेयर करके ज्यादा नहीं दिखा रहे, आप उनको बराबर दिखा रहे किसी एक प्रॉपर्टी में या किसी एक गुण में, क्वालिटी में। लेकिन मान लो आपको नहीं मालूम, आपको ये मालूम है कि ए बी के बराबर होशियार नहीं है ना, ए बी के बराबर नहीं होशियार। तो आप कंडीशन दो है, हो सकता है कि वो ज्यादा हो या कम हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। हो सकता है वो ज्यादा होशियार हो सकता है वो कम होशियार हो। दोनों कंडीशन में यही तो कहोगे कि भाई उसके बराबर होशियार नहीं है। लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री आती है ना, कंपैरेटिव डिग्री में तो सिर्फ ज्यादा होशियार को ही कहते हैं, ज्यादा ईमानदार को ही कहते हैं, ज्यादा बुरे को ही कहेंगे। मतलब ज्यादा होगा ना जब किसी क्वालिटी में, तभी यूज करेंगे। और अगर आपको मालूम नहीं है, आपको ये मालूम है कि a इज नॉट इक्वल टू b, तो तब आप सो एज यूज करते हैं, है ना। कहने का मतलब यह है कि जब सो एज वाला स्ट्रक्चर आता है वो निगेटिव सेंटेंस में आता है। कब आता है? निगेटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव एज जो आता है वो आपके एफर्मेटिव में आता है, एफर्मेटिव डिग्री में, या यूं कह लीजिए कि पॉजिटिव डिग्री में। यहां लिख देता हूं मैं, अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता है। एफर्मेटिव डिग्री, एफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। लेकिन बीच में जो आएगी आपकी पॉजिटिव डिग्री ही आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव डिग्री ही आएगी, चाहे एज हो चाहे आपका सो एज हो। यहां देखो जरा, एज के बीच में इन्होंने क्या दे रखी है? कंपैरेटिव डिग्री बेटर, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए था?
गुड। क्या होना चाहिए था यहाँ पर? गुड। गुड लगा लो या फिर वेल लगा लो। वेल की भी कंपेरेटिव डिग्री बेटर होती है और आपके गुड की भी कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर होती है। तो या तो गुड आ जाएगा या वेल आ जाएगा, जो भी आएगा, लेकिन बेटर नहीं आएगा। ठीक है, चले आगे, देखिए आगे। When viewed with his point of view, the entire episode assumes a different color altogether. देखिए, अगर आप किसी के दृष्टिकोण से देख रहे, पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण, नजरिया। तो अगर आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, चाहे आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो या किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो हमेशा ध्यान रखना है कि इससे पहले प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है। इससे पहले कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? फ्रॉम। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आएगा क्या? फ्रॉम। इन्होंने क्या लगा रखा है? देखो जरा, विद। ठीक है। अच्छा, एक बात और, कौन से पार्ट में गलती थी? यहाँ पहले ही पार्ट में गलती है, ए में। ठीक है, आ जाओ वापिस इसमें। इसमें भी आपके ए पार्ट में गलती है, क्योंकि यहाँ पे विद नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? फ्रॉम। क्लियर है? चले आगे, चलो देखो। ऑन मैनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में? डिड होती है। और उसमें जो मेन वर्ब आती है वो क्या आती है? उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर मान लो सेकंड फॉर्म लगानी है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी ही नहीं। ठीक है। अब देखो, डिड जो होता है, डू का सेकंड फॉर्म होता है। अब हेल्पिंग वर्ब में ही जब सेकंड फॉर्म आ गई तो पास्ट टेंस तो दिख गया। पास्ट टेंस दिखने का मतलब क्या है? हमेशा ध्यान रखो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस होता है, क्योंकि पास्ट टेंस को दिखाने के लिए ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसलिए आपने जैसे पढ़ा है ना कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए यूज की जाती है भैया कि उसका काम है पास्ट टेंस को दिखाना है। आप हेल्पिंग वर्ब में यूज करेंगे तो बी की सेकंड फॉर्म वाज वर यूज कर रहे होते हैं, हैज की सेकंड फॉर्म हैड यूज कर रहे होते, डू की डिड यूज कर रहे होते, कुल मिला के क्या यूज कर रहे होते? सेकंड फॉर्म यूज कर रहे होते पास्ट दिखाने के लिए। यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, इसने डिड भी यूज किया है और हेल्प्ड भी यूज किया है। अब या तो ये डिड के साथ हेल्प यूज करे, है ना, या तो ये डिड के साथ हेल्प यूज करे, या फिर ये एक काम करे कि डिड ना यूज करे और केवल हेल्प यूज करे, है ना। अब या तो वो इसे यूज करे या फिर इसे यूज करे। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमने पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट का जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें तो डिड आता ही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है, यहाँ कैसे आ गई? लेकिन मेरे भाई, एक कंडीशन में ऐसा होता है, आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट और पास्ट के प्रेजेंट एंड पास्ट के जो इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं, इंडेफिनिट ना, इंडेफिनिट जो टेंसेस होते हैं उनके जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव कह लो या एफर्मेटिव कह लो, इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इनमें नहीं आती है। तो पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब के सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लगा दूं, है ना, ये आपको लग रहा होगा कि मैं सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि डिड लगेगा ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं, लेकिन एक कंडीशन में लग जाती है। अगर आप वर्ब को एम्फेसाइज कर रहे हैं, यानी कि क्रिया पर जोर दे रहे हैं,
है ना, अपने क्रिया को जोर देकर आप बोल रहे हैं, जो एक्शन किया गया उस पर अगर आप उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। तो उस तरह से भी ये ठीक रहेगा और इस तरह से भी। लेकिन चाहे आप इसमें हेल्प लगाओ या डिड हेल्प लगाओ, इसके पार्ट बी में ही एरर है। ठीक है, चले आगे, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पे। अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज an arbitrator would be of no use to settle this dispute। अब देखिए जरा, एक वर्ड यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड जो है, एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकृत। स्वीकृत से मेरा मतलब है जिसको स्वीकार कर लिया गया है ना। और एक वर्ड होता है एक्सेप्टेबल। इसका मीनिंग होता है आपका स्वीकार करने योग्य। ठीक है, अब एक्सेप्टेड तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, अगर इसके बाद आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कंसीडर किया जाएगा, पैसिव वॉइस। लेकिन अगर एक्सेप्टेबल होता तो एक्सेप्टेबल जो वर्ड है यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एक्सेप्टेड आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हो सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे भी यहाँ पे भी थर्ड ही एक है। तो देखिए जरा, अब अनलेस जब तक कि नहीं इट इज एक्सेप्टेड, स्वीकार या स्वीकृत टू बोथ द पार्टीज, जबकि यहाँ पे ये आना चाहिए था अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज, जब तक ये दोनों के लिए स्वीकार करने योग्य नहीं होगा भाई, तभी तो कहेंगे एन आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज। जो आर्बिट्रेटर है बीच में जो झगड़े को सुलझाएगा उसका कोई यूज ही नहीं रहेगा डिस्प्यूट को क्या करने में, सेटल करने में, सुलझाने में। तो एक्सेप्टेड का मतलब यह है कि भाई उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब जब स्वीकार कर लिया तो सीधी सी बात है कि हम नो यूज क्यों कहेंगे, अब तो आर्बिट्रेटर को यूज कर सकते हैं। नो यूज तब कहेंगे ना कि जब भैया ये स्वीकार कर लिया जाए, मतलब दोनों के लिए स्वीकार करने योग्य नहीं हो जाता, दोनों लोग इसको स्वीकार किसी शर्त पे तैयार नहीं हो जाते, तब तक वो क्या होगा, आर्बिट्रेटर किसी काम नहीं आएगा। और अगर उन्होंने स्वीकार ही कर लिया है तो फिर तो आर्बिट्रेटर काम आएगा ना। आर्बिट्रेटर तभी तो काम आएगा जब दोनों पार्टी क्या करेंगे, सेटल करने के लिए तैयार होंगी। तो यहाँ पे स्वीकृत नहीं आएगा, स्वीकार करने योग्य यानी कि एक्सेप्टेबल आएगा। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है, पहले पार्ट। ठीक है, चले आगे देखिए। Although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it। देखिए, जो सेंटेंस होते हैं तीन तरह के होते हैं। सेंटेंस जो होते हैं हमारे तीन तरह के होते हैं। कई बार मैं लिखता नहीं हूं तो आप कोशिश किया कीजिए कि जो सुना है उसको नोट कर लिया कीजिए अगर कुछ नया आपको सुनने में आया। एक तो होते हैं हमारे सिंपल सेंटेंस, मैं यहाँ डिटेल नहीं बताऊंगा। एक होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें तो एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब होती हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है आप कितनी आपने यूज कर ली है, कितनी एग्जामिनर ने आपको लगा के दे दी। ठीक है, लेकिन इन दोनों में ही जो पहली, देखिए फाइनाइट वर्ब वाला एक हिस्सा हो गया, मतलब अगर दो फाइनाइट वर्ब है एक फाइनाइट वर्ब वाला एक हिस्सा हो गया और एक फाइनाइट वर्ब वाला एक हिस्सा हो गया। तो उन दोनों हिस्सों को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं। इनमें जो मेन होता है, मेन क्लॉज जो होता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। कौन सा कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। एक सेकंड, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज के
देखो प्रिंसिपल क्लॉज भी एक सेंटेंस ही होता है क्योंकि उसमें फाइनाइट वर्ब आई है। भी एक बात देखो, सिंपल भी तो एक सेंटेंस है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो इसमें अगर दो फाइनाइट वर्ब हुई तो इसका मतलब दो सेंटेंस है, और दोनों में वर्ब आएंगे तो दोनों का अपना एक टेंस भी होगा। ये टेंस क्या हो सकता है आपका? प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर जो है कोई फर्क नहीं डालते, लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज या यूं कह लो पहली क्लॉज जो है वो पास्ट में है, और पास्ट का कैसे पता चलेगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दिख रही है तो पास्ट है। ठीक है, तो अगर पहला पहला क्लॉज जो है वो पास्ट में है तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट में ही होगा, ये शर्त है, समझो। अगर पहला प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो दूसरा किसी भी टेंस में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पहला पास्ट में है तो दूसरे को भी पास्ट में ही होना पड़ेगा। और देखो जरा हमने क्या यूज किया यहाँ पे, वॉज, कीन। वॉज जो है पास्ट में यूज होता है ना, था, थी, थे, इस मीनिंग में। बी की सेकंड फॉर्म होती है। वॉज क्या होता है? बी की सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, सेकंड सेकंड क्या ले लिया, ठीक तो है, सेकंड फॉर्म ऑफ बी वॉज होती है। तो अगर ये वॉज है तो ये ट्राइज नहीं होगा ना, ट्राइज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, एस और यस। तो क्या होना चाहिए था यहाँ पे? सेकंड फॉर्म ट्राइड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? ट्राई की भी सेकंड फॉर्म आती, ये भी पास्ट में आता, ट्राइड होता तो ये सही होता। तो इसके भी, इसके पार्ट सी में एरर है। ठीक है, चले आगे देखिए। द वेरियस consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats। अब देखिए, एक चैप्टर होता है इंग्लिश में आपका, और चैप्टर में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब शुरुआत से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे भी क्लियर हो रहा होता है। लेकिन एक चैप्टर होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब ये चैप्टर क्या कहता है कि किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका उसकी वर्ब से एक अग्रीमेंट है, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगी। और अग्रीमेंट बहुत ही सीधा सा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो भैया वर्ब भी प्लूरल होगी। अब उसमें अलग अलग रूल हम ऐसे पढ़ लेते हैं कि भैया इसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं, ये प्लूरल कंसीडर करते हैं, इसमें पहले वाले के हिसाब से लगेगी, इसमें बाद वाले के हिसाब से लगेगी, इसमें दोनों के हिसाब से लगेगी। वो तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। देखिए सर सब्जेक्ट क्या है, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन। जो डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कौन सा डिसीजन? विच इज टेकन बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो कैसे हैं? नॉट फोरसीन, पहले से नहीं सोचे गए या पहले से नहीं देखे गए। तो जब ये प्लूरल है कॉन्सिक्वेंसेस, देखिए प्लूरल है ना, यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो इसकी वर्ब सिंगुलर नहीं होनी चाहिए थी, ये होना चाहिए था आपका वर्ब। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम यह है कि इससे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री लिखा हुआ है, और देखो एग्जामिनर कितना तेज है, यहाँ पे क्या लगा दिया? ऑप्शन बी लिख दिया। अब इससे देखो साइकोलॉजिकली क्या फर्क, दिमाग पे क्या असर आया। हमें लग रहा है कि ये एक अलग हिस्सा है और ये अलग हिस्सा है ना, ये हमें अलग दिखाई दे रहा है ना, तो हम इसे इसी से रिलेट कर पा रहे हैं, वहां से वो अलग ब्रेक होता हुआ दिखा तो हमें लग रहा है भैया फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज हो जाएगा। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री को थोड़ी सी पहले से आप देखेंगे, उसके बारे में थोड़ी पहले से विचार करेंगे। वो तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे किसी भी डिसीजन के, उनको पहले सोचना चाहिए था, तभी उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता। उसके लिए कहा गया है कि वो पहले से सोचे नहीं गए। तो कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, बल्कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये जब ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी प्लूरल होगी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे वॉज नहीं आता, वर आता। ठीक है, चले आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। I never considered him to be a person who would
go back on his promise and then do not even apologize. अच्छा, देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एक और खासियत होती है कि जो फॉर्मेट पहली क्लॉज में फॉलो किया गया है उसी को दूसरे में भी फॉलो किया ही जाता है ना। कहने का मतलब ये, जैसे मैंने कहा कि भाई अगर पहला पास्ट में होगा तो दूसरा भी पास्ट में होगा, तो पहले वाले को फॉलो किया जा रहा है ना दूसरे में, तभी तो पास्ट में आया। अब वो क्या कह रहा है कि आई नेवर कंसिडर्ड हिम, मैंने उसे कभी ऐसे कंसिडर नहीं किया, टू बी अ पर्सन, ऐसा आदमी हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, जो अपने प्रॉमिस से पलट जाए, है ना। एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज, और फिर क्या ना करे, अपोलोजाइज भी ना करे। अच्छा, यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वुड है पहले वाले की, और वुड क्या होती है, विल की सेकंड फॉर्म, विल की सेकंड फॉर्म होती है। वुड हमेशा पास्ट टेंस में आता है। यहाँ पे दरअसल इसी यहाँ पे देखिए पास्ट के हिसाब से तो नहीं आया खैर, लेकिन अब देखिए होना क्या था कि इसकी भी हेल्पिंग वर्ब क्या होती, वुड ही होती। ऐसे बनता कि हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रोमिसेस एंड देन वुड नॉट इवन अपोलोजाइज। तो यहाँ पे वुड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वुड भी नहीं आएगा, ध्यान देना। इंग्लिश में एक और चीज का ध्यान रखा जाता है, और शायद और भी लैंग्वेजेस में इसका ध्यान रखा ही जाता होगा, कि अगर कोई शब्द रिपीट हो रहा है तो हम उसके रिपीटिशन को रोकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर तो पहले वाले को फॉलो हो रहा है, वुड यहाँ पर यूज हो गया तो हम यहाँ पे वुड भी यूज नहीं करेंगे और डू भी यूज नहीं करेंगे। देन नॉट इवन अपोलोजाइज अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब यही हो गया कि देन वुड नॉट इवन अपोलोजाइज हो जाएगा इसका मतलब, यानी कि यही जो मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पर आई है वो इसके लिए भी मॉडल कंसीडर की जाएगी, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। डू तो बिल्कुल ही गलत है, वुड एक बार के लिए आ जाता, लेकिन वुड भी सही नहीं माना जाता। देखिए जब जिसकी जरूरत ही नहीं है उसे लिख रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, और सुपरफ्लुअस शब्दों को हम यूज नहीं करते, इंग्लिश में गलत माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आज का ये हमारा लास्ट सेंटेंस रहने वाला है। सेंटेंस है, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब। देखिए यहां पे जो शब्द है सर्च, इसकी एक खासियत है। क्या खासियत है कि ये इसी रूप में बिना कुछ भी बदले ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। अच्छा, लेकिन मान लो अगर ये नाउन है, अगर ये नाउन है तो इसके बाद प्रपोजिशन ऑफ जरूर आएगी। अगर ये नाउन है तो ये सर्च ऑफ आता है ना, इन सर्च ऑफ सम जॉब। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं भाई हो सकता है वर्ब की तरह यूज हुआ हो, तो तब फिर ये इन नहीं आता, इससे पहले तब क्या आता, टू सर्च सम जॉब आता। ठीक है, टू सर्च सम जॉब आता। तो या तो आप इसे ऐसे कर लो, टू सर्च सम जॉब, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, इन सर्च ऑफ सम जॉब। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया, इन सर्च ऑफ सम जॉब। अब देखो जरा, अगर मैं इसे सही मानता हूं ऊपर वाले को तो मेरे पार्ट बी में एरर आएगा, और अगर मैं इसे सही मानता हूं तो फिर पार्ट सी में एरर आएगा, क्योंकि यहां पे ऑफ लगना चाहिए था। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बी और सी दोनों में एरर हो। अगर मैं बी लगा रहा हूं तो मेरा भी सही आए, दूसरे ने सी लगाया उसका भी सही आया, ऐसे कैसे पॉसिबल है। देखिए इसके लिए हमें एक और रूल को दिमाग में रखना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना है। इंग्लिश क्योंकि इसका फ्लो लेफ्ट टू राइट होता है, इंग्लिश का फ्लो है, मतलब किसी भी लैंग्वेज में जिसका फ्लो लेफ्ट टू राइट है, या यूं कह लो कि जब जहां से लिखना शुरू किया है
तो लेफ्ट वाले को हमेशा हम सही मानते हैं, उसके हिसाब से हम राइट वाले को करेक्ट करते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। कई बार कॉन्टेक्स्ट भी समझना पड़ता है, ठीक है, कई बार कॉन्टेक्स्ट भी समझना पड़ता है। अगर ऐसी जरूरत पड़ी किसी सेंटेंस में कि लेफ्ट वाले के हिसाब से राइट वाले को ठीक करना हम चाहें और वो गलत होगा, तो मैं बताऊंगा कि क्यों होगा, ठीक है। और फिलहाल समझो कि हम इनको सही समझेंगे और सर्च ऑफ सम जॉब ही कहेंगे, क्योंकि हम पहले वाले को सही मान के, पहले वाला सही माना नहीं जाता, वही पहले वाला सही होता है, उसके हिसाब से दूसरे वाले को हम सही करते हैं। तो इस हिसाब से इसके पार्ट सी में एरर था, बी में एरर अगर आप लिखेंगे तो आपका गलत ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने केवल यहाँ पे 10 सेंटेंस डिस्कस नहीं किए, मैंने यहाँ पर आपके साथ 10 रूल भी डिस्कस किए। अब आपका काम ये है कि आप अपनी नोटबुक जो बना रहे हैं हमारे साथ साथ, देखिए नोटबुक के बिना बैठना, पेन और नोटबुक के बिना बैठना, तो आप वीडियो देख रहे हैं और बिना नोटबुक पेन लिया आप इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ हिंदी भी पढ़ेंगे, कोई भी आसान से आसान सब्जेक्ट जो आपको लगता है आसान, आसान में से कुछ नहीं है, बिना पढ़े तो सब कुछ मुश्किल है। अगर बिना नोटबुक और पेन के आप बैठे हैं तो फिर तो बेकार है पढ़ना, उससे ऐसे पढ़ के फायदा कुछ नहीं है। इन 10 रूलों को आप लिख लो, उन्हें याद करने की कोशिश करो और दोबारा से इन सेंटेंसेस की अपने आप से प्रैक्टिस करो। देखो शुरुआत में तो ऐसा लगेगा कि भाई 10-10 क्वेश्चन हो रहे हैं, 20-20 क्वेश्चन हो रहे हैं, 20 कर रहे हैं तो 19 गलत आ रहे हैं, 30 कर रहे हैं तो 32 गलत आ रहे हैं यानी कि गलती आपको ज्यादा दिखेगी, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा, देखिए आप हैं तो इंसान ही, इतने मूर्ख थोड़ी कि आप 1 महीने तक करते जा रहे हैं प्रैक्टिस तब भी आप गलती कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह के आदमी हैं कि भाई 1 महीने तक प्रैक्टिस करने के बाद भी वही सेम सेंटेंस भी आपसे गलत हो रहे हैं, तो फिर मैं वही बात कहूंगा दोबारा कि फिर आप गलत लाइन में आ गए, फिर आपको पढ़ाई लिखाई से संबंध अपना तोड़ देना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से इतना मूर्ख इस धरती पे इंसान पैदा नहीं होता कि जो इतने बार रिवाइज करके भी गलतियां करे। तो आपको क्या करना है, ये जो 10 रूल आपके साथ डिस्कस किए गए उन्हें अपनी भाषा में लिखो। जरूरी नहीं कि जैसे किताबों में लिखा होता है या जैसे टीचर पढ़ाते हैं, अपनी भाषा में लिखो ताकि आपको समझ में आए। भाई आपने समझना है, आपने याद करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने एग्जाम देना है, अपने हिसाब से करो। और फिर इनकी प्रैक्टिस मेरे बाद भी किया करो, 2 बार 3 बार। देखो धीरे धीरे क्या होगा कि जब 200, 250, 300, 400, 500 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बाद मैं केवल यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूंगा, आप अपने आप से कर रहे होगे, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा करते चलो, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि कॉमन एरर में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।